हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था, आज हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने और जो टॉपिक है उन्हें क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने क्या कहा था। हमने कहा था हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं यहाँ पे कि अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या क्या मिलता है। यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि किस भोज्य पदार्थ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। हमने देखा खुद से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, खुद से हमें प्रोटीन मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स से हमें सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें विटामिन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है और वसा भी मिल रहा है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। हमने कहा मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी प्लांट को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे हमने कहा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं या फिर क्या क्या कार्य करते हैं प्लांट में। तो हमने देखा कि कुछ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म का घटक होते हैं और प्रोटीन में फास्फोरस और नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो कैल्शियम है वो कोशिका भित्ति में मौजूद होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस प्रकार से हमने देखा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो क्या कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या है। यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल मिले और उनके कार्य भी यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि पौधों को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। जैसे कि हमने कहा, अगर हम अपनी बात करें तो हमें पोषक तत्व किस प्रकार से मिलते हैं। हम यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ है उसे ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों को लेते हैं। वहीं अगर प्लांट की बात करें तो हमने कहा कि प्लांट को जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो मिट्टी से मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हमने बात की कार्बन की यहाँ पे, तो कार्बन हमें कहाँ से मिलेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में होगा, हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहां से कार्बन मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पानी से मिलेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि पौधे किस प्रकार अपना भोजन जो है पोषक तत्व है वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद हमने कहा था, हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने को कहा गया था मैन्योर और फर्टिलाइजर। हमें बताना था कि खाद और उर्वरक की तुलना हमने करनी थी। तो हमने जब खाद के बारे में पढ़ा तो खाद के बारे में हमने देखा किस प्रकार से खाद ज्यादा लाभदायक होती है फर्टिलाइजर्स की तुलना में, क्योंकि मैन्योर कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैविक कचरे से क्या मतलब है कि वो कचरा जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग प्लांट से हो रहा होगा उसे हम जैविक कचरा कह रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, हमने कहा जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं या बचा हुआ भोजन होता है, या फिर प्लांट को हमने कहा कि जो सूखे प्लांट या पत्तियां होती हैं, या किसी का मृत शरीर है, कोई जीव जंतु है उसका जो मृत शरीर है, सारे जैविक कचरे में आते हैं और इसी जैविक कचरे से खाद का निर्माण होता है। अब ये खाद क्या करती है, खाद जो मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देगी। दूसरा काम क्या करेगी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, उनके भोजन के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होंगे कि जो कि मिट्टी के लिए लाभदायक हैं, मिट्टी के लिए यूजफुल हैं। इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा, खाद के बारे में। वहीं अगर हम बात करें उर्वरकों की यानी कि फर्टिलाइजर की, तो हमने कहा कि फर्टिलाइजर ठीक है यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उत्पादन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता का जो गुण होता है उसे बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि पीएच क्या होता है, पीएच क्या इंडिकेट करता है। पीएच प्रदर्शित करता है कि कोई भी वस्तु है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो अगर हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो मिट्टी की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। चलिए, अब इसमें से हमें जो मोस्ट सुटेबल जो पॉइंट था वो हमें चूज करना था। तो हमने देखा कि यहाँ पे बात चल रही है कि कोई फार्मर है वो किस प्रकार से किसी फसल को उगा सकता है। हमने कहा कि क्वालिटी सीड होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए और फर्टिलाइजर्स यूज होने चाहिए, प्लस क्रॉप जो प्रोटेक्शन मेजर्स भी वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो प्रीवियस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि हमने कहा जैविक और अजैविक कारक फसल उत्पादन
कैसे प्रभावित करते हैं। हमें बताना है, सबसे पहले हमने जैविक और अजैविक उत्पाद की हमने बात कर दी है कि क्या-क्या होता है। हमने कहा जैविक उत्पादन वो है कि जो कि किसी लिविंग से रिलेटेड होगा और अजैविक वो है जो नॉन लिविंग होगा। तो जैविक जो उत्पाद है वो किस प्रकार से फसल को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। हमने कहा कि जो कीट होते हैं, कीट जैसे कारक और कई अन्य रोग फैलाते हैं और फसल उत्पादन को कम कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव प्रभाव को बता रहा है कि क्या कर रहा है, जैसे हमने कहा कि फसल पे कीड़ा लग गया है या फसल पे फंगस लग गई है या फिर कोई वायरस है जो कि पूरी फसल को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं किसी जैविक जो घटक होते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर की अगर बात की जाए, अगर अजैविक कारक की जैसे बात की जाए, हमने कहा नमी, तापमान और हवा, बारिश, बाढ़। अब ये क्या होते हैं, ये भी फैक्टर होते हैं जो कि फसल को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। जैसे कि कोई भी फसल है उसको उगाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, वहाँ पे नमी कितनी होनी चाहिए वो भी होती है, बारिश यानी कि पानी की कितनी आवश्यकता है प्लांट को। हमने कहा कि क्या होता है, अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, किसी पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता है, किसी को कम पानी की आवश्यकता है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमने देखा अगर धान को हम उगा रहे हैं उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वहीं अगर हम गेहूं को उगा रहे हैं तो धान के कंपैरिजन में, धान की तुलना में कम पानी की आवश्यकता हो रही है। तो और जो बाढ़, जैसे कि कई बार क्या होती है, बाढ़ आ जाती है तो फसल पूरी क्या हो जाती है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर तापमान में कोई बदलाव आया, नमी में कोई बदलाव आया, बारिश में कोई बदलाव आया, बदलाव से क्या मतलब है कि जितनी आवश्यकता उस पौधे को है, उस फसल को है, उससे कम या उससे अधिक मात्रा अगर उसे मिल रही है, इसका मतलब कि उसमें नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिन्हें ज्यादा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, तापमान को बता रहा है। यहाँ पे ये तापमान को बता रहा है कि किस प्रकार से जो तापमान है वो फसल को प्रभावित यहाँ पे करता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और आज जो हमारे पास नया क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है which method is commonly used for improving the cattle breed and why। देखिए, मवेशियों की नस्ल में सुधार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले आपको बता, हमें ये देखना है कि जो कैटल की जो ब्रीड है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। अब इम्प्रूवमेंट की बात है तो किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट होंगे। हमने कहा दो चीजें यहाँ पे मेन होती हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। यानी हमें गुणात्मक सुधार भी करना है, हमें मात्रात्मक सुधार भी करना है। दो प्रकार की चीजें हमारे पास आई हैं। चलिए, हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गुणात्मक सुधार भी चाहिए, मात्रात्मक सुधार भी चाहिए। किस प्रकार से, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैटल की, कैटल की जो ब्रीड है उसे हमें इम्प्रूव करना है। उसमें हमें क्या इम्प्रूव करना है कि हमें क्वालिटी अच्छी मिले, हमें क्वांटिटी अच्छी मिले। अब क्वांटिटी से क्या मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है कि अधिक उत्पादन हो। मात्रात्मक सुधार से मतलब है कि यहाँ पे अधिक उत्पादन हो। हम क्या कर रहे हैं, किसी जो मवेशी को हम पाल रहे हैं या किसी कैटल को पाल रहे हैं तो हम हमें कोई ना कोई यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हमें वो प्रोडक्ट बढ़ाना है, हमें उत्पादन वहाँ पे बढ़ाना है। तो कल भी बात हुई थी, सेम क्वेश्चन यहाँ पे कहेगा कि हमें उत्पादन को क्यों बढ़ाना है, जितना हमें मिल रहा है हम उतने में ही संतुष्ट क्यों नहीं है। तो हमने कहा था कि डे बाय डे हमारी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और अब हमें क्या करना है, जनसंख्या के अनुसार ही यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। क्योंकि भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है, लोग बढ़ेंगे तो भोजन की आवश्यकता बढ़ेगी, भोजन की आवश्यकता बढ़ेगी तो हमें उत्पादन को बढ़ाना है। अब गुणात्मक सुधार क्या है, ठीक है, मात्रा से हम समझ रहे हैं कि
उत्पादन अधिक होना चाहिए। और गुणात्मक सुधार से क्या मतलब है, हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी कैटल है, अब यहाँ पे दोनों की बात चलेगी, चाहे हम फसलों के बारे में बात करें, चाहे हम किसी जंतुओं के बारे में बात करें। तो हमने कहा कोई भी चीज है उसमें गुणात्मक सुधार करने हैं। जैसे कि पहले हमने कहा कोई कैटल थी तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या मतलब है कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, हमने पढ़ा है अपनी इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, कि यानी हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बाहरी रोगों से हमें सुरक्षित रखता है और उन रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वातावरण है, हमारे वातावरण में असंख्य माइक्रोब होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम नहीं होता तो वो जो माइक्रोब है, वो जो सूक्ष्म जीव है, वो आसानी से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते और बहुत सारी यहाँ पे बीमारियां उत्पन्न हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम बीमार कभी कभार ही पड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम है। अब जो भी व्यक्ति या फिर जो भी जीव बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसका मतलब है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कम है, या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है वो बहुत कम है। और जो व्यक्ति, जो जीव अगर बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, कभी कभार बीमार पड़ रहा है, उसका मतलब उसकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है या फिर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पे किसी कैटल को पाल रहे हैं, अगर कैटल ही वहाँ पे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है तो हमें वहाँ से फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होता है। एक तो क्या होगा, कुछ भी उत्पादन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि कैटल जो है बीमार होगी, उत्पादन नहीं मिलेगा। प्लस हमें कैटल का जो मेडिकल जो खर्चा होता है वो बढ़ जाएगा, हमें क्या डॉक्टर को बुलाना है फिर वहाँ पे। तो हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जो कैटल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, ताकि उसमें क्या हो, गुणात्मक सुधार हो। तो ये किस प्रकार से हम करेंगे, दोनों चीजें हम किस प्रकार से लेके आएंगे, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो कैटल की ब्रीड है हम किस प्रकार से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमें लानी है, हमें क्वालिटी भी बढ़ानी है, हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी है, हमें उत्पादन को भी बढ़ाना है और हमें ये भी देखना है कि जो यहाँ पे कैटल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो ताकि वो जल्दी से बीमार ना पड़े। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पे विधियां आती हैं। हमने कहा क्रॉस ब्रीडिंग इज जनरली द बेस्ट मेथड अडॉप्टेड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड क्वालिटी। क्या आया, हमने कहा मवेशियों की नस्ल की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्रॉस ब्रीडिंग आमतौर पर अपनाई जाने वाली सबसे अच्छी विधि है। अब हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है कि हमें अगर किसी कैटल में उसमें उत्पादन को बढ़ाना है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, उसमें अच्छे गुणात्मक परिवर्तन लाने हैं और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी से को इन्हांस करने वाले अगर हमें उसमें गुण लेके आने हैं तो हमें क्रॉस ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है। देखिए हमने कहा क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। देखिए हमारे पास जीव है, ए बी सी डी, हमारे पास 4 प्रकार की कैटल्स हैं। इसमें से क्या है, ये क्या है, 2 फीमेल हैं और ये 2 मेल हैं। देखिए 2 फीमेल है, 2 मेल है। अगर यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रीडिंग हो रही है वो पारंपरिक होती है। हमने क्या कहा कि ये जो ब्रीडिंग हो रही है वो पारंपरिक रूप से होती। तो क्या होता, कोई भी जो यहाँ पे कैटल है, कोई भी जो मेल है किसी भी फीमेल से क्रॉस कर सकता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कराते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इम्प्रूव क्वालिटी किसमें है। अगर हम बात करें फीमेल की, हमने कहा जो ए है, जो फीमेल है, जो ए फीमेल है उसमें क्या है, उत्पादन क्षमता अधिक है, लेकिन बी में इसके कंपैरिजन में जो उत्पादन की जो क्षमता है वो कम है। हमने फीमेल में ए को सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमने कहा कि सी और डी में अगर हम देखें तो डी में क्या है, यहाँ पे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक है, तो हमने यहाँ पे डी को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी का हमने क्या करा दिया है, क्रॉस करा दिया है। ये बात कर लिया हमने, क्रॉस कराया है। तो हमने जो F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन को हमने क्या कहा है, हमने पहली पीढ़ी कराए, यानी कि ये पेरेंट होंगे, ये जनक होंगे और जनक के क्रॉस कराने के बाद जो पहली पीढ़ी हमारे पास आई। अब इस F1 जनरेशन में हमने क्या देखा, जो
प्रोडक्टिविटी का गुण था, यानी कि अधिक उत्पादन जो क्षमता थी वो इसे ए से प्राप्त हो गई है। और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इसे कहाँ से प्राप्त हुआ है? डी से इसे प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हमारे पास जो नई संतति आई है वो क्या है, यहाँ पे डेवलप है, जिसमें काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गुण को यहाँ पे ला दिया है, जिसे हमने क्या कहा, क्रॉस ब्रीडिंग कहा। क्रॉस ब्रीडिंग एक ये भी होती है कि यहाँ पे जब ब्रीडिंग हो तो ऐसा नहीं हो कि जो सगे संबंधियों में ब्रीडिंग कराई जाए, जैसे कि हमने क्या कहा था, हमने कहा यहाँ पे ब्रीडिंग अगर हो रही है, जैसे ए और बी की ब्रीडिंग हुई, क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, सी और डी आ गया। अब क्या हुआ, सी और डी के बीच में जब क्रॉस हुआ तो फिर से यहाँ पे ये तो क्या आई, पहली पीढ़ी आई और ये दूसरी पीढ़ी आ गई। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इम्प्रूवमेंट देखने को कब मिलेगा, जब ए और बी का क्रॉस कराए गए, यानी कि इन जनकों की जब क्रॉसिंग हुई तो पहली जो संतति हमारे पास आई सी और डी आई, तो इम्प्रूवमेंट तब होता है जब बी का क्रॉस किसी अन्य से हम करा देते, किसी अन्य यहाँ पे जो कोई और होगा उससे करा देते, और सी का जो क्रॉस है वो किसी अन्य कैटल से करा देते। तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, यानी ऐसे नहीं है कि अपने सगे संबंधियों में ब्रीडिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, जो दूर के होंगे उनमें क्या होगी, क्रॉस कराया जाएगा। तो इस प्रकार से इम्प्रूव वैरायटी हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा इन दिस मेथड ब्रीडिंग बिटवीन टू गुड कैटल ब्रीड रिजल्ट इन अ न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ अ कैटल ब्रीड्स और ऑफस्प्रिंग। क्या कह रहा है, इस पद्धति में दो अच्छी मवेशियों की नस्ल के बीच प्रजनन के परिणाम स्वरूप मवेशियों की नस्ल या संतानों की एक नई उन्नत किस्म होती है। यही चीज हमने कह ली है, यही चीज हमने पढ़ी अभी तक। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने कहा पहले हम सेलेक्ट करते हैं, पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इम्प्रूव जो कैरेक्टर है, जो गुण है। देखिए, जिन गुणों की हमें आवश्यकता है हम उन्हें कहते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर। तो हमने पहले स्टडी की, हमने देखा कि कौन सी कैटल में, मेल और फीमेल दोनों में स्टडी की, हमने कहा किस कैटल में डिजायरेबल कैरेक्टर है, यानी कि वो गुण है जो कि जिनकी हमें आवश्यकता है। हमने उन गुणों को देखा, अब हमने सेलेक्ट कर दिया, हमें क्या मिला, हमें जो फीमेल की अगर बात की जाए तो हमें ए मिला, और अगर मेल की बात करें तो हमें बी यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब हमने देखा है, अब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्या है, कैरेक्टर अलग अलग हो, हम सिर्फ दो की बात ले रहे हैं। हमने यहाँ पे उत्पादन अधिक देखा, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देखा, तो और भी कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर को यहाँ पे देख के चला जाता है। अब हम क्रॉस करा रहे हैं, हमने कहा पहली पीढ़ी किस प्रकार की आई, उन्नत किस्म की हमारे पास आ गई है। क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रजनन की, हमने कहा है कोई भी जो संतति है उसका जो 50% उसमें जो गुण है या उसके गुणसूत्र है वो माता से आएंगे और 50% पिता से आएंगे। इसका मतलब जो कैरेक्टर पिता के होंगे वो भी यहाँ पे होंगे, जो माता के होंगे वो यहाँ पे होंगे। जनकों को हमने किस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हमने इम्प्रूव यानी उन्नत किस्म के जो जनक है उन्हें यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इसी प्रकार से हमारे पास उन्नत किस्म की नस्ल यहाँ पे आ गई है। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, वाइल्ड ब्रीडिंग केयर इज टेकन टू हैव अ गुड रिजल्टेंट विद अ हाई एज हैविंग अ रेजिस्टेंट टू अ क्लाइमेट कंडीशन। यानी कि प्रजनन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अच्छे परिणाम हो और जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। यही बात हमने भी की है, हमने कहा है कि प्रतिरोधक क्षमता से क्या मतलब है कि एक तो क्या है कि रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो, दूसरा ये कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजीली तरीके से कोई भी जो कैटर है वो ढल जाए। तो यहाँ पे ये आप इस प्रकार से अपना क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म। यानी कि यहाँ पे डेयरी और कुक्कुट पालन में कौन से प्रबंधन अभ्यास आम है। हमें बताना है कि यहाँ पे जो डेयरी की जो
फार्मिंग है या पोल्ट्री फार्मिंग है, दोनों में क्या आम है? दोनों का पालन यहाँ पे हो रहा है। जैसे डेयरी फार्मिंग में हम क्या करेंगे, जो हमें दूध उत्पादन करने वाले जो जीव हैं उनका उत्पादन हम करेंगे। वही पोल्ट्री फार्म में हम क्या करेंगे, अलग अलग बर्ड को वहाँ पे क्या करते हैं, पालते हैं, जिससे हमें मीट या एग को प्राप्त करना है। तो दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या आम बात है, यानी कि आप अलग अलग प्रकार, अलग अलग जीव हैं। यहाँ पे हम बात करें, अगर गाय की बात करें और हम बात करें कि जो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होती हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों की जो रेयरिंग होती है, यानी कि दोनों का पालन किया जाता है, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, ये हम जानते हैं। हमें बताना है कॉमन क्या होता है दोनों में। आंसर हमारे पास क्या आया, हमने कहा वेल डिजाइन हाइजीन शेल्टर फॉर डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स, यानी कि डेयरी पशुओं और पोल्ट्री पक्षियों के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया स्वच्छ आश्रय। यानी कि दोनों, हम किसी का भी पालन यहाँ पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेयरी फार्मिंग की, दोनों के लिए क्या चाहिए, एक स्वच्छ आश्रय चाहिए। यानी कि जहाँ पे हम उन्हें पाल रहे हैं, जहाँ पे हम उन्हें रख रहे हैं, वहाँ पे क्या हो, स्वच्छता हो। पहली बात दोनों में कॉमन है। सेकेंड बात हमने क्या कहा, गुड क्वालिटी प्रॉपर फूड एंड फूडर आर प्रोवाइडेड टू डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। क्या कहा जा रहा है, डेयरी पशुओं और कुक्कुट पक्षियों को अच्छी गुणवत्ता का उचित भोजन और चारा उपलब्ध कराया जाता है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे किसी एनिमल को, किसी जीव को हम पाल रहे हैं, तो क्या पालने का क्या मतलब है, इसका मतलब है हम उसे अच्छा आश्रय दे रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य का ख्याल वहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये भी क्या है, सेम है, दोनों में सिमिलैरिटीज है कि अच्छी गुणवत्ता का भोजन हम उन्हें दें। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी गुणवत्ता का हम भोजन उन्हें देंगे, उतना ही अच्छा हमें परिणाम मिलेगा, यानी कि हमें उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप अलग अलग जीवों के यहाँ पे क्या करें, पालन कर रहे हैं। आप बात करें किसी एक गाय की, किसी या फिर किसी अन्य जीव जंतु की, जो कि हमें क्या दे रहा है, जिसे हम दूध को प्राप्त कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, किसी बर्ड की, जो कि हमें एग दे रहा है, तो दोनों के भोजन में यहाँ पे अंतर होगा। लेकिन क्या है, सेम क्या है, कि अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन दोनों को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमने कहा इम्पोर्टेंस फॉर एनिमल health by prevention and cure for disease caused by bacteria, virus and fungi। यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होने वाली बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए पशुओं को पशु स्वास्थ्य के लिए महत्व, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज देना। हम किसी भी जीव को पाल रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका जो पोषण संबंधी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। आप किसी बर्ड को पाल रहे हैं, आप कैटल को पाल रहे हैं, आपको उसके पोषण से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्या दे पाएंगे, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन तभी दे पाएंगे जब आपको पोषण संबंधी जानकारी हो। सेकेंड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको ये पता चाहिए कि जो पोल्ट्री फार्म है उसमें कौन कौन सी बीमारियां वहाँ हो सकती है, या फिर जो डेयरी फार्म है वहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उसका निवारण क्या क्या है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा सनलाइट एक्सेसिबल एंड एरी वेलेंटेड शेल्टर फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए धूप, सादे और हवादार आश्रय। ऐसे जहाँ पे हम उन्हें रख रहे हैं वो इस प्रकार के, एक तो स्वच्छ हो, दूसरा कि वहाँ पे जो हवा का आवागमन है वो अच्छी तरीके से हो, और अच्छी धूप जानवरों को वहाँ पे मिलती हो। इस प्रकार से हमने क्या देखा, कुछ सिमिलैरिटीज देखी है यहाँ पे, किस चीज में, डेयरी फार्मिंग में और पोल्ट्री फार्मिंग। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड देयर मैनेजमेंट। ये कि ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स के प्रबंधन में क्या अंतर है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉयलर्स की। क्या आते हैं, द पोल्ट्री बर्ड रेज फॉर मीट पर्पज इज कॉल्ड अ ब्रॉयलर। यानी कि ब्रॉयलर में वो पोल्ट्री बर्ड्स आती हैं जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो किसके लिए किया जा रहा है, यहाँ पे मीट के लिए, यहाँ पे मीट के लिए इनका प्रोडक्शन किया जाता है। ब्रॉयलर्स फीड ऑन प्रोटीन रिच एडिक्वेट फैट फूड, यानी कि जो ब्रॉयलर्स होते हैं किस प्रकार का फूड यहाँ पे उन्हें चाहिए, प्रोटीन रिच, प्रोटीन वहाँ पे हो, प्लस यहाँ पे क्या हो, फैट हो, दोनों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन अ पोल्ट्री फीड। अब देखिए आपको आ सकता है कि जो ब्रॉयलर्स होते हैं
उनके भोजन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, जो ब्रॉयलर्स होते हैं वहाँ पे जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं उन्हें मीट के लिए पाला जाता है। तो मीट के लिए पाला जाएगा तो उनके भोजन में क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा और फैट ज़्यादा होगा। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए और विटामिन के की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज हमने देखा, ब्रॉयलर्स में हमने कहा मांस प्रयोजनों के लिए पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षी को ब्रॉयलर कहा जाता है। ब्रॉयलर प्रोटीन से भरपूर पर्याप्त वसा भोजन खाते हैं। पोल्ट्री फीड में विटामिन ए और के का स्तर उच्च रखा जाता है। ये बात हो रही है किसकी, ब्रॉयलर की। अब हमें अंतर किसमें करना है, ब्रॉयलर में करना है और लेयर्स में करना है। तो सेकंड हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लेयर्स आता है। ये क्या होता है, द एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड्स कॉल्ड अ लेयर। यानी कि जो लेयर्स का जो हम पालन करेंगे वो एग के लिए करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोनों में कि जहाँ हम ब्रॉयलर को मीट के लिए पाल रहे हैं वहीं हम लेयर्स को एग के लिए पाल रहे हैं। इसमें क्या देखा, द हाउसिंग environmental and nutritional requirement of broilers vary from those of egg layers। यानी कि दोनों में अलग अलग अंतर क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हाउसिंग यानी कि जिस प्रकार के वातावरण में उन्हें रखा जाता है वो अलग होगा, उनका इन्वायरमेंट अलग है, प्लस उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग है। भोजन में उन्हें क्या अधिक चाहिए, जैसे कि हमने कहा अगर हम मीट के लिए किसी बर्ड को पाल रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा से ज़्यादा फैट चाहिए होता है। वहीं अगर हम लेयर्स की बात करें तो इनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड होगी वो अलग यहाँ पे होती है। हमने क्या देखा, लेयर्स रिक्वायर अ प्रॉपर लाइटनिंग एंड इनफ स्पेस। इन्हें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए होता है। ये डिफरेंस है दोनों में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, व्हाई शुड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। यानी कि फसलों की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों और जैविक नियंत्रण विधियों को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए। हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसे हम क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आया, ओवर एक्सपोजर टू केमिकल लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे केमिकल्स का ज़्यादा यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाते हैं या फिर मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हैंड biological methods are preferred for protecting the crop from a pathogen, insect and rodents। यानी कि रसायनों के अधिक संपर्क से पर्यावरण समस्याएं होती हैं, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ रोगजनकों, कीड़ों और कृंतकों से फसल की रक्षा के लिए जैविक तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सिंस केमिकल्स आर हार्मफुल टू प्लांट एंड आल्सो टू एनिमल्स व्हिच फीड ऑन देम, बायोपेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज अ सेफ वे ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि रसायन पौधे के लिए हानिकारक होते हैं और उन जानवरों के लिए भी जो उन्हें खाते हैं, जैव कीटनाशकों का उपयोग फसल सुरक्षा के सुरक्षित तरीके के रूप में किया जाता है। अब हम यहाँ पे जब रसायनों का छिड़काव करते हैं फसलों को बचाने के लिए तो क्या होता है वहाँ पे, एक तो मिट्टी खराब हो जाती है, दूसरा अगर उन प्लांट्स को किसी जीव ने खा लिया है तो वो जो रसायन है वो उस जीव की बॉडी में चले जाते हैं और उसे भी हार्म पहुंचाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फसलों की सुरक्षा के लिए जो निवारण के उपाय हैं उसमें हम जैविक नियंत्रण की विधियों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण पे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को ना मिले। चलिए सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ आया होगा। आपको मेनली क्या करना है, समझना है कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको उसके आंसर में क्या लिखना है। जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज आपको बताई जाती है आप उसी लैंग्वेज में लिखें। अगर आप आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।